ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों, आज दोपहर को मैंने थिएटर में शकीला ये फिल्म देखी। इस हफ्ते बॉलीवुड की बस यही एक फिल्म थिएटर में रिलीज हुई है और दूसरी जो फिल्म है कूली नंबर 1, आप सब जानते ही उसे प्राइम वीडियोस पर रिलीज़ किया गया है। रात को 12 बजे ही वहाँ पर ये फिल्म रिलीज़ हुई है, पर मैंने अभी तक उसे देखा नहीं है। अब इस रिव्यू को शूट करके अपलोड करने के बाद में मैं कूली नंबर 1 देखने वाला हूँ, देखने की हिम्मत करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप सब मुझे धाड़स बंधाइए, मुझे हिम्मत दीजिए, शुभकामनाएं दीजिए कि मैं कूली नंबर 1 देख पाऊँ, सर्वाइव कर पाऊँ। चलिए शकीला के बारे में बात करते हैं। 90 के दशक की सॉफ्ट पॉर्न फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस शकीला के जीवन पर यह फिल्म आधारित है, ऐसा इस फिल्म के मेकर्स का कहना है। बाकी तो ये पूरी फिल्म हमसे चीख चीख कर कहती है कि मुझ पर विश्वास मत करो। ऋचा चड्ढा इसमें मुख्य भूमिका में है। शकीला के रोल में पंकज त्रिपाठी भी उनके साथ में फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका में है, मुख्य भूमिका में है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है इंद्रजीत लंकेश ने। इस फिल्म का अगर संक्षेप में मुझे रिव्यू करना हो तो सबसे पहले मैं इसकी 2 अच्छी बातें बताना चाहूँगा, क्योंकि ये फिल्म इतनी ज़्यादा असहनीय है, इनटॉलरेबल है कि इस पूरी फिल्म में बस यही 2 बातें मुझे याद रही। बाकी तो थिएटर से बाहर आते ही मैंने इस पूरी फिल्म को अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया। तो सबसे पहले इसकी अच्छी बात है, इसमें जो ओणम का त्यौहार उन्होंने दिखाया है, भले ही कुछ सेकंड के लिए दिखाया है, पर वो दृश्य मुझे पसंद आए। और इसकी दूसरी अच्छी बात है, इसमें जो दक्षिण भारत के मनमोहक दृश्य उन्होंने दिखाए हैं, जो सुंदरता दिखाई है दक्षिण भारत की, जो हरियाली दिखाई है, वो बात मुझे पसंद आई। बस यही 2 बातें इस फिल्म की अच्छी है। बाकी तो सारे के सारे इस फिल्म के बस निगेटिव पॉइंट्स ही है। बस ये समझ लीजिए कि ये फिल्म हर तरीके से असहनीय है। कहानी की अगर हम बात करें तो कहानी तो इतनी ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है, इतनी प्रिडिक्टेबल है कि आपको तो ट्रेलर देखने की भी आवश्यकता नहीं है। फिल्म तो बहुत दूर की बात है, बिना ट्रेलर देखे भी आप इस फिल्म की कहानी को इमेजिन कर सकते हैं। भाई दिखा दिखा कर वो क्या दिखा सकते हैं। वही फिल्म का जो मुख्य पात्र है उसका गरीबी से भरा बचपन, उसके बाद में गरीबी और मजबूरी के कारण उसे अडल्ट फिल्में करनी पड़ती है, उसके बाद उसके जीवन के कुछ उतार चढ़ाव, उसे व्यसन लत वगैरह लगना, फिर समाज के द्वारा उसका विरोध, और अंत में उसका करियर, उसका नाम कहीं पर गुम हो जाता है। इसके अलावा वो क्या दिखा सकते हैं। अब चलिए ठीक है, यही दिखा दीजिए, पर कम से कम कुछ मनोरंजक तरीके से, कुछ एंटरटेनिंग वे में तो दिखाइए, जैसे कि डर्टी पिक्चर। अब डर्टी पिक्चर का जो मुख्य पात्र है सिल्क स्मिता, उसके जीवन के जो उतार चढ़ाव है, उन्हें सही दिखाया है, गलत दिखाया है, वो एक अलग बात है, पर मैं केवल फिल्म की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर जो सिल्क स्मिता का कैरेक्टर है, उसके जीवन के जो उतार चढ़ाव है, उनको हम फील कर पाते हैं। और एक कलरफुल फिल्म थी, फिल्म का म्यूजिक अच्छा था, और उस फिल्म का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है उसके परफॉर्मेंसेस, और इस कारण से थोड़े बहुत पैसे उस फिल्म ने कमाए थे। पर यहाँ पर शकीला, इस फिल्म का और मनोरंजन का, एंटरटेनमेंट का दूर दूर तक भी कोई कनेक्शन ही नहीं है। चलिए अब इस फिल्म के 2 मुख्य पात्रों के बारे में हम बात करते हैं, शकीला और एक्टर सलीम। सबसे पहले शकीला के बारे में। फिल्म में ये बताया गया कि शकीला की इस अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में, सॉफ्ट पॉर्न फिल्म इंडस्ट्री में आने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, पर शकीला की माँ की ज़बरदस्ती के कारण शकीला को इस इंडस्ट्री में आना पड़ता है। वो भी तब जब शकीला बिल्कुल बच्ची थी, शायद नाबालिग भी थी। फिल्म में ये कंफर्म नहीं किया गया, मेंशन नहीं किया गया कि उसकी आयु उस समय कितनी थी, पर यह दिखाया कि वो स्कूल में जा रही थी और तभी उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद माँ की ज़बरदस्ती के कारण शकीला को इस सॉफ्ट पॉर्न फिल्म इंडस्ट्री में आना पड़ता है। और उसके बाद भी जो शकीला की माँ है वो अपनी बेटी से बस पैसे लेती ही रहती है, सारे पैसे अपने पास में रखती है, उसको कुछ भी हिसाब किताब नहीं देती है, और इस कारण से बाद में शकीला के पास में पैसे नहीं रहते हैं, और कुल मिलाकर माँ को उन्होंने लालची दिखाया है। इसके बाद में दूसरा जो कैरेक्टर है एक्टर सलीम का, जो पंकज त्रिपाठी ने प्ले किया है, तो एक्टर सलीम को एक टॉक्सिक सुपरस्टार दिखाया है, जो रियल लाइफ में पर्दे के पीछे तो बहुत लड़कीबाज है। जो भी एक्ट्रेस उसके साथ में फिल्म में काम करती है, भले ही वो उसके बहन का रोल ही क्यों ना कर रही हो, पर फिर भी वो उन सारी एक्ट्रेसेस के साथ में, लड़कियों के साथ में सोता है। एक साथ में 3-3 लड़कियों के साथ में तक सोता है। पर वही एक्टर सेट पर और फिल्मों में बड़े बड़े लेक्चर देता है, बड़े बड़े आदर्शों की बात करता है। इस प्रकार का एक कैरेक्टर पंकज त्रिपाठी ने प्ले किया है। दोस्तों, जब भी कभी पॉर्न स्टार्स के ऊपर या सॉफ्ट पॉर्न फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली एक्ट्रेसेस के ऊपर कोई फिल्म या वेब सीरीज बनाई जाती है, तो हर बार अडल्ट फिल्म्स में काम करने को गरीबी और मजबूरी की आड़ में, गरीबी और मजबूरी के नाम पर, या गरीबी और मजबूरी का चोला उड़ाकर दिखाने का प्रयास किया जाता है। इवन सनी लियोनी की बायोपिक आप देख लीजिए, करणजीत कौर द अनटोल्ड स्टोरी, उसमें भी गरीबी और मजबूरी की आड़ में या पैसों की आवश्यकता थी, इस कारण पॉर्न फिल्म्स में काम करना पड़ा, ये दिखाया गया है। यानी क्यों, आपको अगर अडल्ट फिल्म्स को या अडल्ट फिल्म्स में काम करने वाले एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को प्रमोट करना है तो करिए, खुलकर करिए, लोकतंत्र है, बिल्कुल कर सकते हैं आप। पर उसके लिए जबरदस्ती गरीबी और मजबूरी की आड़ लेने का प्रयास आप क्यों करते हो? क्यों जबरदस्ती आप गरीबों को बदनाम कर रहे हो? ये हर बार जो गरीबी और मजबूरी की आड़ में सिंपैथी पाने का प्रयास किया जाता है, ये देखकर सच में विचित्र लगता है। इसी से मुझे एक इंटरव्यू की याद आई, जहां पर प्रसून जोशी और आमिर खान एक ही स्टेज पर बैठे हुए थे।
तो किसी रिपोर्टर ने सनी लियोनी के बारे में प्रश्न पूछा तो आमिर खान ने सनी लियोनी की और उसने जो कार्य किया हुआ है, उसके जो पास्ट लाइफ है, उसकी बहुत प्रशंसा की, बहुत प्रशंसा की। इसके बाद में प्रसून जोशी ने यह कहा कि भाई किसी की पास्ट लाइफ कैसी भी हो, पर एक मनुष्य के तौर पर हमें सबका सम्मान करना चाहिए, पर उसके लिए उसकी पास्ट लाइफ को ग्लोरीफाई करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। बस इतनी सी बात प्रसून जोशी ने कही थी, बिल्कुल सही बात कही थी, पर सारे के सारे लिबरल्स, फेमिनिस्ट टूट पड़े प्रसून जोशी पर। दोस्तों, ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, वो चाहे कोई भी फिल्म इंडस्ट्री हो, इन्होंने 80-90 के दशक में ढेर सारी सॉफ्ट पॉर्न फिल्में बनाई है और ये सारी की सारी फिल्में बहुत ही टॉक्सिक है। इतनी भयानक तरीके से इन्होंने इन फिल्मों में महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई किया गया है, इतने भयानक तरीके से इन्होंने, मैं बोल भी नहीं सकता, इस प्रकार से इन्होंने फीमेल कैरेक्टर्स को दिखाया है, उन्हें ऑब्जेक्टिफाई किया है। और अब ये इंडस्ट्री इस दाग को अपने माथे पर नहीं रखना चाहती और इसलिए ये लोग इसका पूरा का पूरा ठिकरा समाज के ऊपर फोड़ते हैं और ये कहते हैं कि भाई समाज ही ऐसी फिल्में चाहता है, इसलिए हम ऐसी फिल्में बनाते हैं। ये कहकर वो पूरे के पूरे समाज को सर्टिफिकेट बांटते हैं। वाह, कितने मासूम है फिल्म इंडस्ट्री वाले, कितने भोले हैं, समाज चाहता है इसलिए फिल्में बनाते हैं। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि मनुष्य वासना की ओर, गलत मार्ग की ओर जल्दी जाता है। नीचे गिरना बहुत आसान होता है, पर ऊपर उठना, संयमी जीवन जीना उतना ही कठिन होता है, बहुत बहुत कठिन होता है। और इसी बात का फायदा ये फिल्म इंडस्ट्री उठाती है, क्योंकि बिना मेहनत और बिना क्रिएटिविटी के पैसे कमाने का यही सबसे अच्छा और आसान तरीका है। बस अश्लीलता परोस दो लोगों के सामने और इसके कई सारे अलग अलग फायदे हैं इस फिल्म इंडस्ट्री को। सबसे पहला फायदा तो मैंने आपको बता ही दिया, बिना मेहनत और बिना क्रिएटिविटी के ये पैसे कमा लेते हैं। दूसरा फायदा इस फिल्म इंडस्ट्री को ये होता है कि ये ऊपर से समाज के ऊपर ही ठिकरा फोड़ सकते हैं कि भाई ये समाज ही ऐसी फिल्में चाहता है, इसलिए हम तो मासूम हैं, इसलिए हम तो ये फिल्में बना रहे हैं क्योंकि लोग ऐसी फिल्में चाहते हैं। तीसरा फायदा इन लोगों को ये होता है, इनको जो अपना प्रोपेगेंडा फैलाना होता है ना कि भाई ये समाज पेट्रियार्कल है, यहाँ पर हर मर्द कुत्ता होता है, हर पुरुष हवस का भूखा होता है, वगैरह वगैरह। ये जो इनको अपना एक प्रोपेगेंडा फैलाना होता है, वो फैलाने में और ज़्यादा आसानी हो जाती है ऐसी फिल्में बनाने से। यानी इनके केवल 2 हाथों में लड्डू नहीं तो लड्डू ही लड्डू हो जाते हैं जब ये ऐसे फिल्में बनाते हैं तो। अब दोस्तों, ये फिल्म इंडस्ट्री समाज का किस प्रकार से चित्रण करती है, समाज के बारे में क्या कहती है, समाज को कैसे दिखाती है, इन बातों को हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और रियलिटी की, जमीनी सच्चाई की हम बात करते हैं। तो देखिए, समाज ने, देश ने हमेशा से राष्ट्रवादी, पारिवारिक और धार्मिक फिल्मों को ही प्राधान्य दिया है। आप आज तक का पूरा बॉक्स ऑफिस का इतिहास उठाकर देख लीजिए, कलेक्शंस देख लीजिए, जैसे कि आप गदर फिल्म का उदाहरण देख लीजिए, सबसे ज़्यादा टिकट्स बिकने का रिकॉर्ड अभी भी गदर फिल्म के नाम पर है। या उसके अलावा सूरज बरजादे जी की फिल्में आप देख लीजिए, या इवन 1975 में जय संतोषी माँ फिल्म आई थी, भाई उस समय तो थिएटर्स ही मंदिर में परिवर्तित हो गए थे और उतना क्रेज तो शायद ही कभी किसी फिल्म के लिए बॉलीवुड ने देखा होगा। या अभी का तानाजी फिल्म का आप उदाहरण देख लीजिए। और ऐसी तो कितनी सारी कहानियां हैं हमारे देश में, हमारा पूरा इतिहास ऐसे महापुरुषों और वीरों और वीरांगनाओं की कहानियों से हमारा इतिहास भरा हुआ है। हजारों वर्षों का हमारा इतना समृद्ध इतिहास है, पर यह फिल्म इंडस्ट्री कभी उन पर फिल्में नहीं बनाएंगी, क्योंकि वहाँ पर भाई एक बात तो वहाँ पर उनको अपनी क्रिएटिविटी और मेहनत लगेगी, जो कि इस इंडस्ट्री के पास ज़्यादा है नहीं। और जिनके पास में ये क्रिएटिविटी है, जो चाहते हैं ऐसी फिल्में लोगों के सामने लाना, उन फिल्म मेकर्स को ये चुन कर साइड में कर देते हैं। जो फिल्म मेकर्स इस देश पर, इस देश की संस्कृति पर गर्व करते हैं, उनको तो ये चुन कर साइड में कर देते हैं। और ये किया है इन्होंने पिछले कुछ दशकों में, क्योंकि इस फिल्म इंडस्ट्री पर जिस लेफ्टिस्ट विचारधारा का प्रभाव है, वर्चस्व है, वो लोग नहीं चाहते कि हमारा ये जो समृद्ध इतिहास है वो लोगों के सामने आए। इसलिए वो ऐसे इतनी महान वीरों के बारे में, वीरांगनाओं के बारे में, इतिहास के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में, उस पर ये फिल्में नहीं बनाएंगे। और वो बिना मेहनत और बिना क्रिएटिविटी के पैसे कमाने के लिए ऐसी अश्लीलता खुद परोसेंगे और फिर खुद ही ऊपर से समाज को सर्टिफिकेट बांटेंगे। बाकी शकीला, ये फिल्म हर तरीके से आप इससे दूर रहिए, इसको अवॉइड करिए। मैं शकीला को दूंगा 1 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे अपने नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।